शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी है समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूं, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमौला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी। सतमौला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमौला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमौला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमौला। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है सतमौला कवियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल 20 वर्ष से एक अविरल बहने वाली काव्यधारा है। उसमें हम सम्मिलित रहते हैं, और सतमौला कवियों की चौपाल में सम्मिलित रहते हैं देश के ही नहीं विश्वविख्यात कवि, शायर, कवित्री, शायरा सभी रहते हैं। ये केवल हिंदी का ही कार्यक्रम नहीं है, हिंदी भाषा का नहीं है, सभी भारतीय भाषाओं को समर्पित कविता का ये कार्यक्रम है, जिसमें कविता पाठ भी होता है, कविता पाठ के साथ कहानी पाठ भी होता है, यानी स्टोरी टेलिंग का भी हमने इसमें रखा हुआ है। जो कविता के साथ साथ कहानी, यानी कि साहित्य की समस्त विधाओं में जो प्रमुख 2 विधाएँ हैं, उनका ये कार्यक्रम है सतमौला कवियों की चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल में हर शूटिंग में हमारे साथ सम्मिलित रहते हैं देश के सुप्रसिद्ध लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार और हिंदी सेवी, समाज सेवी। आज हमारे साथ उपस्थित हैं देश के सुप्रसिद्ध हिंदी विद्वान, केंद्रीय हिंदी संस्थान के माननीय निदेशक महोदय, और साथ ही साथ उनके पास महती जिम्मेदारी है केंद्रीय हिंदी निदेशालय के भी। आप माननीय निदेशक हैं। हम डॉक्टर सुनील बाबूराव कुलकर्णी जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर सुनील कुलकर्णी जी एक बहुत ही हमारे साथ श्रेष्ठ हिंदी विद्वान हैं। वो हमारे साथ अनेक विदेश यात्राओं पे हमारे साथ रहे। मैंने उनका अनेक हिंदी सेवा क्षेत्र का मैंने उनका कार्य देखा है। मैं ऐसे विभूति हमारे साथ हैं। मैं ही नहीं, हमारा सतमौला कवियों की चौपाल गौरवान्वित है आपको अपने मध्य पा करके। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं देश ही नहीं विश्वविख्यात उर्दू उस्ताद शायर मंगल नसीम जी। मंगल नसीम जी एक बहुत बड़ी एक शख्सियत के मालिक हैं। मंगल नसीम जी, आप हमारे स्वर्गीय
पूजनीय पिताजी आचार्य जगदीश आर्य जी के साथी हैं, और मैंने वो समय देखा है जब आप लोगों के बीच में साहित्यिक काव्य विचार विमर्श हुआ करता था, और उस समय के साथी समय समय पर आते रहे हैं। मैं बड़ा ही आज प्रफुल्लित हूँ कि आज चाचा जी मंगल नसीम जी हमारे बीच में हैं। जोरदार ताली के साथ हम उनका पुनः स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री प्रीति त्रिपाठी। प्रीति त्रिपाठी बहुत ही श्रेष्ठ कवित्री हैं, और आपकी कविताओं का जो विषय मूल रहता है, श्रृंगार रहता है, नारी विवेचन रहता है, सामाजिक विवेचना रहती है, ऐसी कवित्री का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और उसी गिलहरी के रूप में, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो प्रेरक वक्तव्य हो, बड़े विनम्र भाव से जो व्यक्ति अपनी बात कहना जानता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी कविताओं के जो विषय वस्तु रहते हैं उसमें मुझे एक इनकी कविता सर्वप्रिय लगती है, जो मेरे दिल में उतर गई, और उस कविता ने मुझे भी एक जीने का रास्ता बताया। वो थी राममय कविता, राम वन गए तो बन गए। ऐसे ओजस्वी विश्वख्यात कवि राजेश चेतन जी। हमारे बीच में एक ऐसा भी कवि है जो कवि एक राजेश जी इस बात को जानते हैं, प्रीति भी जानती हैं इस बात को, कि कविता लेखन और प्रस्तुतिकरण दोनों विषय अलग हैं। बहुत बड़े एक से एक श्रेष्ठ गीतकार कवि हुए हैं लेकिन वो प्रस्तोता नहीं थे। वो केवल साहित्य में एक अंकित है, उनकी पाठ्य पुस्तक हम पढ़ते हैं, लेकिन कभी आपने कुछ बहुत कम लोग होते हैं जो प्रस्तोता भी अच्छे होते हैं और कवि भी अच्छे होते हैं, जैसे कुमार विश्वास, राजेश चेतन जी, गजेंद्र सोलंकी जी। उसी श्रेणी में एक मेरे कवि बंधु हैं जो अभिनेता भी हैं। आप फिल्म अभिनेता हैं, टीवी अभिनेता हैं। आप लापतागंज एक सीरियल आया करता था, उसमें आप मंत्री जी का पात्र अभिनीत किया करते थे, बहुत चर्चित है। अनेक कई टीवी सीरियलों में आया। मुख्य रूप से लापतागंज शरद जोशी जी के व्यंगों पर आधारित कार्यक्रम होता था। तो ऐसे भाई डॉक्टर आरपी शर्मा, सतमोला कवियों की चौपाल में अब जिनको मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी हैं। जहां वो एक सुप्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वहीं आप एक चेतना परिवार है, आप उसके चेयरमैन भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने एक अनवरत एक श्रृंखला बना रखी है। प्रत्येक महीने एक बहुत उच्च कोटि की एक संगोष्ठी होती है, उसमें एक से एक प्रेरक व्यक्ति आते हैं, चाहे वो अपने सुधांशु त्रिवेदी जी हों, चाहे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी हों, चाहे वो सुधांशु त्रिवेदी जी हों, चाहे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी हों, चाहे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हों, और मंगल नसीम जी भी संस्कार भारती साहित्य विधा के आप अध्यक्ष रहे हैं, शायद राजेश चेतन जी के कार्यकाल में, पूर्व के कार्यकाल में। तो ऐसे व्यक्तित्व जो राजेश चेतन हमारे साथ हो। राजेश चेतन जी ने जब राम पर कविता पिछले एपिसोड में की, उसको सुन करके मेरा भी मन होता है मैं इस कविता को मैं बाद में रखूँगा, क्योंकि फिर कवि का जो मन होता है वो बहुत बहुत जल्दी कहीं एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक जाता है। मैं अगले स्टेप तक ना जाने दूं, उस भाव के साथ मैं राजेश चेतन जी को पुनः आमंत्रित करता हूं जोरदार ताली के साथ एक सार्थक कविता के लिए। मैं जब घर से चला स्टूडियो के लिए तो रास्ते में 4 लाइनें हुई। मैं वो 4 लाइनें स्वागत मंगलदा के चरणों में रखता हूँ। यह मंदिर नहीं जागरण देश का है। ये मंदिर नहीं जागरण देश का है। ये मंदिर नहीं व्याकरण देश का है। सदी 5 का है ये संघर्ष अपना।
ये सच में ही अंतःकरण देश का है। वाह 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 वाह, सुंदर। राम एक ऐसा शब्द है जो जन्म से लेके मृत्यु तक हमारे पीछे चलता है। प्राण निकल जाते हैं, राम शब्द पीछा नहीं छोड़ता। शमशान घाट तक लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मुझे मिल गए थे रास्ते में, मैंने कहा भाई क्यों, क्या फायदा, ना दिखता है ना सुनता है, तो जो बोलना हो जिंदा जी बोलो ना। बोला चेतन जी क्या बोले? मैंने कहा जब सुबह पार्क में जाओ तो रास्ते में जो मिल जाए, भाई साहब राम नाम सत्य है। बोला पिटवाओगे आप तो। लेकिन मैंने कहा राम शब्द की महिमा यह है कि वो हर जगह है। हमारे प्राण प्राण में राम समाया हुआ है और प्राणों के बाद भी राम है, ये कहना चाहता है राजेश चेतन। मैं एक रचना सुनाता हूँ, छोटी सी सुनिएगा, क्योंकि अभी तो सारा माहौल राम में हो रहा है। राम अगर घर आए दिवाली होती है। अभी देश इस पर 2 दिवाली मनाएगा। एक दिवाली हम लोग मना चुके हैं और दूसरी पहली बार भारत में 22 जनवरी को, भारत में नहीं, इंडियन डायस्पोरा जहां जहां है, जहां जहां हिंदुस्तानी है, वो सब तैयारी कर रहे हैं दिवाली मनाने की। राम अगर घर आए दिवाली होती है। सब जब दीप जलाएं दिवाली होती है। मिलजुल कर सब प्रेम प्यार से साथ रहें, यही राम है। मिलजुल कर सब प्रेम प्यार से साथ रहें, चेहरे जब मुस्काएं दिवाली होती है। वाह वाह वाह, चेहरे जब मुस्काएं। शर्मा जी, दिवाली होती है। राम नाम का जाप द्वार है मुक्ति का। राम नाम का जाप द्वार है मुक्ति का। काम अगर अपनाएं दिवाली होती है। और 60 साल लखनऊ में भटके राम लला, 60 साल मुकदमा चला लखनऊ की हाई कोर्ट में, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आ गया। तो उस समय मेरे मोबाइल में एक SMS आया था, मैं बड़ा हंसा उसको पढ़कर। उसमें लिखा था रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, कहाँ हुआ था जन्म हमारा, सुप्रीम कोर्ट बतलाएगा। राम नाम का जाप द्वार है मुक्ति का। काम अगर अपनाएं दिवाली होती है। 60 साल लखनऊ में भटके रामलला, दिल्ली से बच जाएं दिवाली होती है। दिवाली होती है, दिवाली होती है। और दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद भारत में बनने जा रही है। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद, ये भारत का चरित्र है। हर धर्म के लोग मान सम्मान इज्जत के साथ हिंदुस्तान की धरती पर रह सकते हैं। इस देश के अलावा दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है। तब मैंने 2 पंक्तियां लिखी, आपको समर्पित करता हूं। 5 कोस के बाहर मस्जिद भव्य बने। हिंदुस्तान में मस्जिद का कोई विरोध नहीं है, नोट कर लें इस बात को। 5 कोस के बाहर मस्जिद भव्य बने और हिंदू हाथ बटाएं दिवाली होती है। दिवाली होती है, हिंदू हाथ बटाएं दिवाली होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सतमोला कवियों की चौपाल में एक ऐसे मैं शायर को प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि जहां कभी हम राजगोपाल सिंह जी को सुनते थे, एक गेयता की दृष्टि से उनके गीत और शायरी, और एक तहत और गांभीर्य और सोचने में मजबूर करने वाले उसी समय के साथी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, उस्ताद शायर मंगल नसीम जी। कई अनेक शेर हैं इनके। एक शेर मुझे ध्यान आता है कि गांव के तालाब में तैरती चोटी दिखाई दी। मुझे उस्ताद शायर मंगल नसीम जी की एक पंक्ति आज भी मेरे कहीं ना कहीं अवचेतन पर छपी हुई है कि गांव के तालाब में चुटिया तैरती दिखाई दी। वो बेटी के दर्द को कहीं बेटी के दर्द को की वेदना उन्होंने गिलहरी की धारियों पर देखा। और इस उस्ताद शायर के लिए तो मैं अपने पिताजी की 2 पंक्तियां ही मुझे एक अच्छी लगेंगी आमंत्रण के लिए। कहूं क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने, कहूं क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने, चुभन सुई
घुटन धागा लबों को सी लिया मैंने, लबों को सी लिया मैंने। मंगल नसीम जी। शेर का जिक्र किया प्रवीण ने, मेरा मन है कि मैं वो गज़ल पढ़ूं। स्वागत। मुझको बताऊं कैसी ये दुनिया दिखाई दी, मुझको बताऊं कैसी ये दुनिया दिखाई दी, एक तेज घूमता हुआ पहिया दिखाई दी, एक तेज घूमता हुआ पहिया दिखाई दी। और शेर सुनिएगा कि नन्ही सी चिड़िया बाज के पंजों में देखकर, नन्ही सी चिड़िया बाज के पंजों में देखकर सपने में रात भर मुझे बिटिया दिखाई। नन्ही सी चिड़िया बाज के पंजों में देखकर सपने में रात भर मुझे बिटिया दिखाई दी। और एक शेर देख ले कि भाई लिवाने पहुंचा बहन को तो गांव के, हमारे यहाँ भारत में, उत्तर भारत में, ज़्यादातर भारत में एक रिवायत है कि बहन की शादी हो जाए तो पहली बार उसे ससुराल से वापस लाने भाई जाता है। आज क्या माहौल है आप महसूस करें दो लाइनों में कि भाई लिवाने पहुंचा बहन को तो गांव के जोहड़ में तैरती हुई चुटिया दिखाई दी। वाह। भाई लिवाने पहुंचा बहन को तो गांव के जोहड़ में तैरती हुई चुटिया दिखाई दी। एक और बात होती है, इंसानियत नहीं है, इंसानियत नहीं है। शेर देखें कि इंसानियत हूं जाती हूं ढूंढोगे एक दिन। इंसानियत ने हर कदम पे इंसान से कहा कि तू मुझे खो रहा है, मैं तेरे अंदर से जा रही हूं। इंसानियत हूं जाती हूं ढूंढोगे एक दिन, ढूंढोगे एक दिन, बस इतना कह के फिर न वो बुढ़िया दिखाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बस इतना कह के फिर न वो बुढ़िया दिखाई दी। और गजल का आखिरी शेर, कुछ को खुशी का झरना लगी जिंदगी नसीम, कुछ को खुशी का झरना लगी जिंदगी नसीम, कुछ को ये सिर्फ दर्द का दरिया दिखाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ को ये सिर्फ दर्द का दरिया दिखाई दी। नन्ही सी चिड़िया बाज के पंजों में देखकर सपने में रात भर मुझे बिटिया दिखाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे चाचा जी। चाचा जी मुझे एक बार सतमौला कवियों की चौपाल में हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे साथ बने हुए हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित उर्दू उस्ताद शायर मंगल नसीम जी। अब मैं एक व्यक्तित्व की स्वामिनी, एक कवित्री जिसकी मुख्य विधा श्रृंगार है, श्रृंगार के साथ साथ नारी विवेचन और सामाजिक परिवेश पे बहुत सुंदर लिखती हैं। और उनके लिए ये पंक्तियां किसकी हैं तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन मुझे वो सटीक लगती हैं कि हर रात ने वादा किया था साथ निभाने का, हर रात ने वादा किया था साथ निभाने का, और सुबह होने तक रंग बदल दिया। तो बहुत श्रेष्ठ कवित्री प्रीति त्रिपाठी, जरा जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। जीवन में यदि विरह आए और वो विरह की ऋतु जीवन में ठहर जाए तो वो गीत के रूप में कैसे ढलती है, मैं प्रस्तुत करती हूँ। एक दोहे से इस गीत की बानगी रखती हूँ और फिर गीत सुनिएगा। मन मंदिर की देहरी प्रियतम से अनुबंध, मन मंदिर की देहरी प्रियतम से अनुबंध, जीवन भर की चाकरी मिलने पर प्रतिबंध, जीवन भर की चाकरी मिलने पर प्रतिबंध। मैं गीत पढ़ती हूँ। अंजरी भर पिलाया था तुमने कभी, अंजरी भर पिलाया
था तुमने कभी, और दे दी प्रतीक्षा मेरी प्यास को। जिंदगी राह तकते हुए ढल गई, जिंदगी राह तकते हुए ढल गई। कैसे लौटाओगे मेरे मधुमास को, अंजूरी भर पिलाया था तुमने कभी। मन समर्पित रहा किंतु कह ना सके, आज दहलीज लांघी नहीं जाएगी। वेदनाओं के स्वर को छुपाने से क्या, मुस्कुराहट अधर पर नहीं आएगी। एक क्षण को कभी तुम जताते अगर, अरे वाह, एक क्षण को कभी तुम जताते अगर, हम भी चुनते तुम्हारे ही वनवास। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हुए ढल गई। कैसे लौटाओगे मेरे मधुमास को, अंजूरी भर पिलाया था तुमने कभी। और जीवन कभी किसी के लिए नहीं रुकता, जीवन चलता रहता है। लेकिन क्या होता है सुनिएगा, व्यस्तताओं से भरता रहा हर प्रहर, आज भी करने कहने को कुछ कम नहीं। ऐसा जीवन मिला कीर्ति धन संपदा, पास में तुम नहीं साथ में हम नहीं। ऐसी दुनिया में कैसे जिया जाएगा, ऐसी दुनिया में कैसे जिया जाएगा। छीन लेती है जो मेरी हर आस को, जिंदगी राह तकते हुए ढल गई। कैसे लौटाओगे मेरे मधुमास को, अंजूरी भर पिलाया था तुमने कभी। और गीत का अंतिम बंद रखती हूँ। साल दर साल यादों की लेकर कड़ी, साथ है रिश्ते नातों की गहराइयाँ। आज भी भीग जाती है पलकें मेरी, जब तर आती है इनमें परछाइयाँ। गीत मैंने लिखे हेतु तुम ही तो थे, गीत मैंने लिखे हेतु तुम ही तो थे। है जिया बस तुम्हारे ही विश्वास। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिंदगी राह तकते हुए ढल गई। कैसे लौटाओगे मेरे मधुमास को, अंजूरी भर पिलाया था तुमने कभी। प्रीति त्रिपाठी जी की अभी आपने इतना सुंदर गीत सुना, और राजेश चेतन जी खुद फिल्म सेंसर बोर्ड से जुड़े हुए हैं, और मैं भी फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ गोवा से हम जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से। और यदि ये बात, ये गीत सुनिश्चित तौर पे हम प्रयास करें, और ये हम अपने टीवी शो पे जो फिल्म से जुड़े हुए लोगों को बुलाते हैं, उसका कारण भी ये होता है कि आपके माध्यम से कहीं ना कहीं ये गीत वायरल हो और वायरस हो। अगर ताराचंद बड़जात्या जी के प्रोडक्शन पर ये गीत पहुंच जाए, तो चाहे उन्होंने हम आपके कौन हैं, हम आपके हैं कौन, और या नदिया के पार, इतना शानदार मौलिक गीत, इतना श्रेष्ठ एक फिल्म गीत बन सकता है। इतनी इतनी संभावनाएं प्रीति त्रिपाठी जी के अंदर हैं। दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में हम एक विश्व हिंदी दिवस के कार्यक्रम को आयोजित करेंगे कि हिंदी को लेकर के जो एक विचारधारा हमने सोची हुई है, मैं अपनी 4 पंक्तियों से सर को आमंत्रित करता हूं, और सर इस बात की पूर्ति ज़रूर करेंगे कि नहीं, यह सिर्फ जनवरी और सितंबर तक ही सीमित नहीं है। वो 4 पंक्तियां हैं
केवल जनवरी और सितंबर में होती उल्लासी है। पत्ता पत्ता सींचा जाता और जड़ें शुरू से प्यासी हैं। और कैसे कर ले कोशिश इसको हम जग में फैलाने की, हिंद देश में हिंद की भाषा हिंदी ही उपहासी है। तो आज इस उपहासता को दूर करने के लिए संकल्प लेकर के हमारे बीच में आ चुके हैं श्रीमान सुनील कुलकर्णी जी। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। धन्यवाद। प्रथमतः मैं इस कार्यक्रम में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी सर। सतमौला कवियों की चौपाल जो एक बहुत ही आदर्शवत और न केवल प्रशंसनीय बल्कि आदर्श का द्योतक ऐसा कार्यक्रम विगत 19 वर्षों से लगातार निरंतर रूप से कार्यक्रम चल रहा है। और मैं ये जानकर बहुत प्रसन्न हूँ कि कोई भी कार्यक्रम जब इस तरह से निरंतरता कायम रखता है तो अपना एक आदर्श प्रस्तुत करता है, आदर्श स्थापित करता है। जी। और ऐसा ही आदर्श इस सतमौला कवियों की चौपाल इस कार्यक्रम ने अब तक हिंदी जगत में, साहित्य जगत में और काव्य जगत में स्थापित किया है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि अब तक इस मंच से लगभग 15,000 से अधिक कवियों ने अपनी कविताओं का पाठ किया और आज लगभग 785 से अधिक भागों का सीधा प्रसारण ये मंच कर पाया है, जो बहुत ही प्रसन्नता की आदर्श की बात है। मैं इस निरंतर कार्य हेतु सतमौला कवियों की चौपाल इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं और उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी। ये कवियों को हमेशा किसी न किसी मंच की आवश्यकता होती है। आदमी जब भी कुछ लिखता है तो चाहता है कि वह तुरंत किसी न किसी को सुनाऊं। क्या बात है। और जैसे माना जाता है कि नाटक जब तक खेला नहीं जाता तब तक उसे पूर्णत्व प्राप्त नहीं होता। जी। या वैसे ही कविता जब लिखी जाती है और जब तक वह अभिव्यक्त नहीं होती, प्रस्तुत नहीं होती, तब तक कवि को स्वयं को नहीं लगता कि उसे पूर्णत्व प्राप्त हो गया है। इसलिए कवि के कविता को पूर्णत्व प्रदान करने के लिए यह मंच उस दृष्टि से मुझे बहुत प्रशंसनीय लगता है, बहुत आदर्श का द्योतक लगता है। जी। और मुझे ये जानकर भी बहुत खुशी हुई कि इस मंच से अब तक हिंदी के जो लब्ध प्रतिष्ठित कवि, चाहे वो अशोक चक्रधर जी हो, कुमार विश्वास जी हो, डॉक्टर कीर्ति काळे जैसे, आज जिनके कविताओं का डंका या बोलबाला समस्त मंचीय कवियों में श्रेष्ठता के रूप में जाना और पहचाना जाता है, ये इस मंच की देन मैं मानता हूँ। और यहीं से ये कवि आज जो कविता एक समय में केवल छोटे मोटे कार्यक्रमों में सीमित थी और कविता के माध्यम से भी अर्थार्जन किया जा सकता है, कविता भी अर्थार्जन का एक माध्यम हो सकती है, इसकी कल्पना 30-40 वर्ष पूर्व किसी ने नहीं की थी। लेकिन इन कवियों ने मंचीय कविताओं को आज विश्व स्तर पर इतना स्थापित किया है कि अब नए कवियों को, जो लिखने वाले कवि है, उन्हें या उनकी मन में एक आशा का किरण जग गया है कि हाँ, हम कविता के माध्यम से भी अर्थार्जन कर सकते हैं। मुझे याद है कि मैंने पहली बार एक मराठी कविता लिखी थी और उसका हिंदी भी अनुवाद मैंने उस समय में किया था कि जो वैश्वीकरण की धारा, ग्लोबलाइजेशन की धारा वहाँ आई थी और उसी को हमने काव्यबद्ध करने का प्रयास किया था छंदबद्ध कविता के रूप में कि आजकल ये वैश्वीकरण की बह रही है धारा और दिन ब दिन घट रहा है इंसानियत का नारा, जिधर भी देखे उधर दिखे बाजारवाद ही सारा और दिन ब दिन बढ़ रहा है यूज एंड थ्रो का मारा। क्या बात है, वाह वाह, बहुत दिन ब दिन बढ़ रहा है यूज एंड थ्रो का मारा।
शहर शहर का हर मकान बन रहा है दुकान, और रोटी से भी डबल रोटी लग रही महान। क्या बात। घर में सारी चीजें आई फिर भी लग रही है कम, घर में सारी चीजें आई फिर भी लग रही है कम, और निरुपयोगी बूढ़े सारे जा रहे आश्रम। क्या बात। बरसात के ना होने पर बढ़ रहा है गम, अरे बरसात के ना होने पर बढ़ रहा है गम, जब लूट लिया साहूकारों ने तो किसान तोड़ रहा है दम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। घर में सारी चीजें आई फिर भी लग रही है कम, जब लूट लिया साहूकारों ने तो किसान तोड़ रहा है दम। और शिक्षा का चित्रण क्या हुआ है तो उसका एक वर्णन अंतिम 2 पंक्तियों में किया था कि MA, PhD हुआ फिर भी लग रहा है कम, MA, PhD हुआ फिर भी लग रहा है कम, सेट होकर नेट भी देकर नहीं मिल रहा वेतन। तो ये कविता का यथार्थ है कि जो आधुनिक शिक्षा जगत की यथार्थ स्थिति को हमारे सामने व्यक्त करता है और इस वैश्वीकरण के प्रभाव से कैसे समाज में परिवर्तन हो रहे हैं उसका चित्र खींचता है। मित्रों, मुझे ये लगता है कि कविता मात्र स्वांत सुखाए नहीं लिखी जाती है, तो कविता समाज का पथदर्शन का भी काम करती है। समाज के सामने एक जब भी समस्या का अंबार खड़ा हो जाता है उससे उभरने के उपाय भी कविता आपको देती है। और इस दृष्टि से मैं इस सतमाला कवियों की चौपाल को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता हूँ कि ऐसे असंख्य प्रतिभाओं को उजागर करने की कोशिश जो है वो मंच के माध्यम से हुई है, इसलिए ये मंच बधाई का पात्र है। मैं मन से उन्हें साधुवाद देता हूँ और इसी तरह से ये परंपरा अव्याहत रूप से निरंतर चलती रहे, ऐसी ही कामना करते हुए अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी के साथ कमर्शियल ब्रेक के बाद कुछ नए कवियों के साथ, मेरे सहयोगी प्रशांत अवस्थी और प्रबल प्रताप सिंह जी के साथ। मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ बुद्धू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का पचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज पचेगी आसानी से। सतमोला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। साथियों, नया वर्ष है, नया जोश है और नए जोश में नए होश हैं। तो इन नए जोश नए होश की बात अगर हो तो युवा दिवस भी हम जनवरी में इसीलिए मनाते हैं कि युवा मन से पूरे साल को जिए और युवा मन से पूरे साल में काम करें। तो युवाओं की बात होती है तब जोश निकल के आता है। और एक कहावत होती है कि तड़का, सारी सब्जी एक तरफ और उसका तड़का एक तरफ। तो गांव में उस तड़के को बोलते हैं छौंकना। और ऐसे ही युवा जोश भरे हुए तड़के को लेकर के हमारे बीच में एक अंशु, जिसको कि कहें कि अंशु छौंकर अवनी हम सबके बीच में आ रही है, एक ऐसी आग लेकर कि जिससे लोगों में जगेगा एक नया उत्साह। आइए बुलाते हैं आगरा से पधारी हुई युवा जोश की मशीन अंशु छौंकर अवनी को आप सबकी जोरदार तालियों से। जी सभी को सादर प्रणाम जी। मैं आदरणीय जी ने बताया आगरा से अंशु छौंकर अवनी, और जैसा कि राम मंदिर चल रहा है तो मैं भी श्री राम से ही शुरुआत करना चाहूँगी। बिल्कुल, स्वागत है। रखो बस ध्यान दिल में राम का ही, रखो बस ध्यान दिल में राम का हर काम होता है।
रखो बस ध्यान दिल में, राम का हर काम होता है। घुटन दर्दों चुभन में भी बहुत आराम होता है जी। यकीनन द्वार खुल जाते हैं अंतिम धाम मुक्ति के, जुबा पर आखिर में अंत में श्री राम का जब नाम होता है। वाह वाह वाह। जुबा पर अंत में श्री राम का जब नाम होता है। और मैं 4 पंक्तियां अपने संस्कारों में कहना चाहूंगी। जीवन की सारी नियामतें हिंद के नाम करती हूँ, जीवन की सारी नियामतें हिंद के नाम करती हूँ, बसा के मन में बागेश्वरी को मैं हर काम करती हूँ। मेरे माँ बाप ने दी है मुझे संस्कार की दौलत, झुका के शीश में अपना तुम्हें प्रणाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तुम्हें प्रणाम करती हूँ। अब मैं एक चीज ये कहूँगी कि श्री राम का ही वो चल रहा है और श्री राम जी पे जो टिप्पणी उठाते हैं लोग, और उनके लिए मैं कि राम कहीं अलग नहीं है, राम हमारे अंदर है। हम ये काम कर लें तो खुद राम बन जाएंगे। सुनिएगा। छोड़ सब काम काज माने एक मेरी बात, राम नाम एक बार जप के तू देख ले। राम नाम दीप को भी मन में जला ले तात, पावनी सी जोत में तू तप के तो देख ले। मार दे अहम और सिर धर पित मात, निज जीवन का होम अब करके तो देख ले। और राजभोग छोड़ खाले कंदमूल बेर पात, भेष बनवासी का तू धर के तो देख ले। वाह वाह बहुत सुंदर। बनवासी का तू धर के तो देख ले। अब मैं ये कहूँगी कि मैं ओज की कवयित्री हूँ, ओज के नाम से जानी जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं बेटियों के लिए मोटिवेट करती रहती हूँ कि हमारी, और मैं टीवी चैनल के माध्यम से भी मैं ये कहूँगी कि कोई भी बच्ची हो अश्लीलता को मत दिखाइए, टैलेंट दिखाइए अपना। तो बहुत सुंदर। उनके लिए मैं कहूँगी कि जो गीत जमाने को भाए वह गीत बनाना बाकी है, जो गीत जमाने को भाए वह गीत बनाना बाकी है। इन चूड़ी वाले हाथों में हथियार उठाना बाकी है। जिंदाबाद। इन चूड़ी वाले हाथों में हथियार उठाना बाकी है। पोंछू काजल को धार भरू जो उठे शत्रु को ज्वाला सी, आंखों में उठिए भाप अभी तूफान उठाना बाकी है। वाह वाह बहुत आंखों में सुंदर। उठिए धार अभी तूफान उठाना बाकी है। और मैं इस चीज पे एक कविता आपको बीच रखना चाहती हूँ। जी स्वागत है। कि सुनिएगा। इस कविता में 4 लाइन आपको 4 पंक्तियाँ करती हूँ कि हर बेटी हमारी ऐसी होनी चाहिए, हर बेटी के अंदर ये होना चाहिए, मातृ शक्ति बैठी है हमारी। हांडी रानी पन्ना धाय पद्मिनी सी कहानी चाहिए। हांडी रानी पन्ना धाय पद्मिनी सी कहानी चाहिए। आज की पीढ़ी में संस्कारों की रवानी चाहिए। और चूड़ी वाले हाथों से जमकर तलवार थाम लो। हर बेटी में लक्ष्मीबाई सी जवानी चाहिए। वाह। हर बेटी में लक्ष्मीबाई सी जवानी चाहिए। अब मेरी कविता यहीं से रूप लेती है कि होठों पर मुस्कान बिखेरी, होठों पर मुस्कान बिखेरी, जख्मों की तुरपाई की। तालियों से मेरा साथ दीजिए। नहीं, होठों में मुस्कान बिखेरी, जख्मों की तुरपाई की, कलम थाम हाथों में मैंने जमकर खूब पढ़ाई की। और नजर उठी तो जब भी मेरी वक्त ने भी अंगड़ाई ली, और स्वाभिमान की जंग लड़ी दुश्मन से हाथापाई की। बहुत सुंदर। स्वाभिमान की जंग लड़ी दुश्मन से हाथापाई की। मुझे समझ मत लेना कि मैं एक कली मुरझाई हूँ, मुझे समझ मत लेना कि मैं एक कली मुरझाई हूँ। मैं हूँ बेटी नए सदी की रानी लक्ष्मीबाई हूँ। मैं हूँ बेटी नए सदी की रानी लक्ष्मीबाई हूँ। पन देखिएगा जी। कि चश्मा बूढ़े दादा की हूँ, पगड़े सीधे साधो। वाह। के चश्मा बूढ़े दादा की हूँ, पगड़े सीधे साधों की। और नदियाँ बैसाखी बहती नदियाँ हूँ, सरता सावन भादों की।
और चांद सितारों से उठती है, चीखे सा काली रातों की, एक एक करके लड़ी जोड़ती मैं उन बीती बातों की। वाह। एक एक करके लड़ी जोड़ती मैं उन बीती बातों की। सावन की मैं एक घटा हूँ और हवा पुरवाई हूँ। मैं हूँ बेटी नए सदी की रानी लक्ष्मीबाई हूँ। मैं हूँ बेटी नए सदी की रानी लक्ष्मीबाई हूँ। अब देखिएगा कि पड़ी जरूरत तो फिर मैंने हाथों में संधान लिया। बेटी क्या नहीं कर सकती, पड़ी जरूरत तो फिर मैंने हाथों में संधान लिया। पूरा करने की कोशिश की जो भी मन में ठान लिया। पूरा करने की कोशिश की जो भी मन में ठान लिया। जीवन की पथरीली राहों को मैंने पहचान लिया। इसको ही अपने भविष्य का पहला हिस्सा मान लिया। इसको ही अपने भविष्य का पहला हिस्सा मान लिया। और दीनहीन दुर्लभ लोगों के, सुनिएगा मैं क्या हूँ, दीनहीन दुर्लभ लोगों के जख्मों की तुरपाई हूँ। मैं हूँ बेटी नए सदी की रानी लक्ष्मीबाई हूँ। मैं हूँ बेटी नए सदी की रानी लक्ष्मीबाई हूँ। और जब बेटी अपने पे अड़ जाए तो क्या नहीं कर सकती, कि माँ बहनों के स्वाभिमान को अब ना लुटने दूंगी मैं। वाह। माँ बहनों के स्वाभिमान को अब ना लुटने दूंगी मैं। भूचड़ खानों में गायों को अब ना कटने दूंगी मैं। माँ बहनों के स्वाभिमान को अब ना लुटने दूंगी मैं। भूचड़ खानों में गायों को अब ना कटने दूंगी मैं। माता पिता को, महत्वपूर्ण पंक्ति ये हो रहा आजकल, माता पिता को दो हिस्सों में कहीं न बंटने दूंगी मैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माता पिता को दो हिस्सों में कहीं न बंटने दूंगी मैं। और भारत माँ की चुंदर को मैं कभी न फटने। हाय हाय, जिंदाबाद 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 अंशु, जिंदाबाद दूंगी मैं। झांसी वाली रानी की एक छोटी सी परछाई। झांसी वाली रानी की मैं छोटी सी परछाई हूँ। मैं हूँ बेटी नए सदी की रानी लक्ष्मीबाई हूँ। और आखिरी बंद और स्वाभिमानी बंद, कि एक बेटी का स्वाभिमान देखिएगा, कि देशद्रोह और घुसपैठों को उल्टे पांव भगाऊंगी। देशद्रोह और घुसपैठों को उल्टे पांव भगाऊंगी। बलात्कारियों की छाती का खुद में रक्त बहाऊंगी। बलात्कारियों की छाती का खुद में रक्त बहाऊंगी। दिल्ली के इस लाल किले से चीखूं और चिल्लाऊंगी। जनता की आवाजों को सरकारों तक पहुंचाऊंगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, तेवर बहुत अच्छा है। इस लाल किले से चीखूं और चिल्लाऊंगी। जनता की आवाजों को सरकारों तक पहुंचाऊंगी। अवनी हूँ मैं अवनी का अब फर्ज निभाने आई। अवनी माने धरती। अवनी हूँ मैं अवनी का एक फर्ज निभाने आई हूँ। मैं हूँ बेटी नए सदी की रानी लक्ष्मीबाई। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लक्ष्मीबाई हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर। आइए अगले कवि के रूप में हमारे बीच में सुरेश कुमार प्रजापति, जो कि एसडीओ हैं, कहीं ना कहीं विद्युत विभाग से जुड़ करके बोले हम ज्वलंत मुद्दे पर लिखेंगे। और वो विद्युत विभाग का ज्वलंत मुद्दा जो है, इस समय राम मंदिर से बेहतर कुछ हो नहीं सकता है, राम से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। तो बोले हम फतेहपुर के हैं, अवध से जुड़े हुए हैं, उस अवध के राज दुलारे, लोगों के हृदय के तारे। आइए उन्हीं की महिमा का भजन सुनाने के लिए बुलाते हैं सुरेश कुमार प्रजापति को एक जोरदार तालियों से। सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं सुरेश कुमार प्रजापति, एसडीओ कासिमपुर अलीगढ़, होम डिस्ट्रिक्ट मेरा फतेहपुर है। सबसे पहले मैं साधना चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे यहाँ पर कुछ विचार प्रकट करने के लिए मौका दिया। दोस्तों, मैं अपनी कविता की शुरुआत कुछ प्रेम की पंक्तियों से शुरू करूँगा। जी सुनिएगा, स्वागत है। क्योंकि बिना प्रेम के इस जीवन में कुछ नहीं है। सुनिए। नए साल की तुमको बधाई,
नए साल की तुमको बधाई देता हूँ मैं बारंबार, नए साल की तुमको बधाई हो, नए साल की तुमको बधाई देता हूँ मैं बारंबार। प्यार लुटाओ खुशियाँ बांटो और प्यार लुटाओ खुशियाँ बांटो, दुआ यही करता मैं यार। प्यार लुटाओ खुशियाँ बांटो, दुआ यही करता मैं यार। प्रेम को प्रेम से बस मिलाते चलो, प्रेम को प्रेम से बस मिलाते चलो, बीच की दूरियां भी घटाते चलो, बीच की दूरियां भी घटाते चलो। प्रेम जीवन का अनमोल मोती जो है, प्रेम जीवन का अनमोल मोती जो है, मोतियों की ये माला पिरोते चलो, मोतियों की ये माला पिरोते चलो। दोस्तों, इसमें अयोध्या नगरी पूरे भगवा रंग में रंगी हुई है। इसमें भक्त लोग आ रहे हैं और प्रभु श्री राम जी का मंदिर बन रहा है और 22 जनवरी 2024 को उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है जी। तो दोस्तों, उन्हीं प्रभु श्री राम जी के जीवन से संबंधित मेरा भजन है, प्रभु श्री राम दर्शन। स्वागत है दोस्तों। जब भगवान राम वनवास जाते हैं तो वनवास से लेकर लंका विजय से वापसी तक का उसमें वर्णन है, सुनिएगा और आनंद उठाइए जी। प्रभु दर्शन को सब चले आ रहे हाँ राम जी की नगरी में, प्रभु दर्शन को सब चले आ रहे हाँ राम जी की नगरी में, राम जी की नगरी में, राम जी की नगरी में, दुल्हन से महले सजा रहे कि राम जी की नगरी में, गवई आनंद। दुल्हन से महले सजा रहे कि राम जी की नगरी में, अरे राम जी की नगरी में, अरे राम जी की नगरी में, प्रभु दर्शन को सब चले आ रहे हाँ राम जी की नगरी में। वाह, सुनिएगा, स्वागत है। तो 14 बरस प्रभु बन को गए थे, तो बन को गए थे जी, बन को गए थे, 14 बरस प्रभु बन को गए थे, पिता दशरथ के बचाने निभाने की राम जी की नगरी में, पिता दशरथ के बचाने निभाने की राम जी की नगरी में, अरे राम जी की नगरी में, राम जी की नगरी में, दुल्हन से महले सजा रहे कि राम जी की नगरी में, दुल्हन से महले सजा रहे कि राम जी की नगरी में। तो 14 बरस प्रभु बन बन है भटके, और बन बन है भटके, प्रभु बन बन है भटके, 14 बरस प्रभु बन बन है भटके, बन बन है भटके, प्रभु बन बन है भटके, दिनों का उद्धार कराने की राम जी की नगरी में, दिनों का उद्धार कराने की राम जी की नगरी में, राम जी की नगरी में, राम जी की नगरी में, दुल्हन से महले सजा रहे कि राम जी की नगरी में, दुल्हन से महले सजा रहे कि राम जी की नगरी में। अंतिम पंक्तियां हैं, आपका भरपूर आशीर्वाद चाहिए जी। स्वागत है। लंका जीत जब प्रभु जी हैं आए, अरे लंका जीत जब प्रभु जी हैं आए, प्रभु जी हैं आए जी, प्रभु जी हैं आए, लंका जीत जब प्रभु जी हैं आए,
नगरवासी है दीपक सजारे की राम जी की नगरी में, नगरवासी है दीपक सजारे की राम जी की नगरी में, राम जी की नगरी में, राम जी की नगरी में, दुल्हन से महले सजारे की राम जी की नगरी में, दुल्हन से महले सजारे की राम जी की नगरी में। बहुत ही शानदार हमारे एसडीओ साहब। और जो मौसम चल रहा है, जो समय चल रहा है, वह भी कह रहा है कि राम जी आ रहे हैं और राम जी के दीपक जलाइए। और अगर विद्युत विभाग कहने लगे भैया दीपक जलाइए, इसका मतलब है कि पूरा देश राममय है। आइए ऐसे राममय देश में हम चलते हैं। अपने बीच में सहारनपुर से पधारे हुए कुलदीप सिंह रूहेला जी को, जिनकी कविताएं और वीडियोस अक्सर हम देखते रहते हैं। कुलदीप जी बड़े ही दैदीप्य कविताएं लिखते हैं, जो हंसाने और गुदगुदाने के काम भी आती हैं और लोगों तक एक संदेश पहुंचाने के काम आती हैं। आइए बुलाते हैं कुलदीप सिंह रूहेला जी। मैं सभी अपने बड़ों को चरण वंदन करता हूं और अपने बड़े भाई को अभिनंदन करता हूं और साधना टीवी के सभी चैनल वालों को मैं नमस्कार करता हूं, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और अपने आशीर्वाद से मुझे आज मंच पर बुलाया। और मैं अपने सहारनपुर की बात करता हूं और आपके सामने एक छोटा सा मुक्तक पेश करता हूं जी। तो जैसे मैं डॉक्टर के पास रहता हूं तो एक छोटा सा मुक्तक आपके सामने प्रस्तुत है जी। लकड़ी के शहर में निवास करता हूं, सभी मरीजों का साहित्य से इलाज करता हूं। बहुत सुंदर। लकड़ी के शहर में निवास करता हूं, साहित्य के से इलाज करता हूं। सतमोला में आकर सुनाता हूं सबको कविताएं। हाँ। सतमोला में आकर सुनाता हूं सबको कविताएं, बस यही अदा से मैं सबका इलाज किया करता हूं। बस सभी का इलाज करता हूं। और एक बहुत ही प्यारी सुंदर कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और आप गीत भी कह सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राम मंदिर का सिलसिला चल रहा है और ट्रेंड भी चल रहा है, उसी के सिलसिले में आपके सामने एक छोटी सी गीत प्रस्तुत है, तो सुनिएगा। मेरे प्रोग्राम की जय जय श्री राम। कितने संघर्षों से देखो राम मंदिर बनाया है, कितने संघर्षों से देखो राम मंदिर बनाया है, ईश्वर की भक्ति में देखो सब संसार समाया है, ईश्वर की भक्ति में देखो सब संसार समाया है। कितने युगों के बाद अवध में ये खुशियाँ आई हैं, राम दरबार लग गया देखो सुबह घड़ी आई है, राम दरबार लग गया देखो सुबह घड़ी आई है। राम राज होगा अवध में फिर से दिवाली आएगी, राम राज होगा अवध में फिर से दिवाली आएगी, रघुकुल की रीत अवध में फिर से चलन में आएगी, रघुकुल की रीत अवध में फिर से चलन में आएगी। प्राण जाए पर मुख से वचन ना खाली आज जाएगा, प्राण जाए पर मुख से वचन ना खाली आज जाएगा। 5 सालों का इंतजार अब खत्म हो जाएगा, 5 सालों का इंतजार अब खत्म हो जाएगा। अगली पंक्तियां पढ़ रहा हूँ जी। स्वागत है। स्वर्ण जड़ित होगा सिंहासन होगी मोतियों की माला, स्वर्ण जड़ित होगा सिंहासन होगी मोतियों की माला। मेरे प्रभु का श्रृंगार होगा देखने वाला मतवाला, मेरे प्रभु का श्रृंगार होगा देखो आज मतवाला। श्री राम संग सीता मैया लक्ष्मण और हनुमत लाला, श्री राम संग होगा सीता मैया लक्ष्मण और हनुमत लाला। भक्ति के रंग रंग में रंग जाएगा अयोध्या वाला, भक्ति के रंग में अयोध्या रंग जाएगा अयोध्या वाला। अगली पंक्तियां पढ़ रहा हूँ जी। हो गया। पग पग पर फूल बिछेंगे होगी चांद तारों की बारिश, पग पग पर फूल बिछेंगे होगी चांद तारों की बारिश। सरयू के तट पर बहेगी दीपोत्सव अविरल धारा, सरयू के तट पर बहेगी दीपोत्सव अविरल धारा। आज गूंज उठेगा सारा धरती आज अंबर सारा, गूंज उठेगा धरती अंबर आज सारा। जय श्री राम। जय श्री राम। कुलदीप जी ने जब कविता पढ़ी, ऐसा लग रहा था कि मानो कुलदीप जी अपने मन से जो राम भक्ति के उनके अंदर उद्गार आए,
बिना किसी छंद के, बिना किसी विधान के, बिना किसी गेयता के उन्होंने खुल के लिखे। आइए ऐसे राममय देश में हम चलते हैं। देश और राष्ट्र ये एक भक्त ही मान सकता है। देश की सेवा एक भक्त से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। तो जब एक भक्ति भरा गीत सुना तो एक देश के ऐसे सेवक की जो कि कमांडो, और कमांडो भी नहीं, कमांडो सुमोध सिंह जी बुलंदशहर से अपनी बुलंद आवाज लेकर के हम सबके बीच में पधार चुके हैं। आइए स्वागत करते हैं उनका एक जोरदार तालियों से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हास्य से शुरू करता हूँ, फिर एक गीत आपके बीच में रखूंगा। स्वागत है। मातृशक्ति बैठी है, आपकी इकलौती पत्नी भी बैठी है, और मैं मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए हाँ हाँ बिल्कुल करिए, एक छंद रखता हूँ जी। ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में घर के बुजुर्गों की हाँ हाँ सीढ़ियों को चढ़ने से सांस फूल जाती है। हाँ हाँ हाँ। और शादियों में फूफाओं के गाल ऐसे फूलते हैं। हाँ हाँ। बारिशों में जैसे व्हाइट वाश फूल जाती है। बहुत सुंदर। और जीजी और जीजा दोनों ऐसे फूलते हैं जैसे हाँ हाँ। गांव वाली पोखरों की घास फूल जाती है। वाह 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 वाह। और बहू यदि घर के जरूरी काम नहीं करे, आंगन में बैठी हुई सास फूल जाती है। क्या बात है। आंगन में बैठी हुई सास फूल जाती है। आपने पत्नी भक्ति में बहुत सुंदर छंद पढ़ा, बहुत धन्यवाद के पात्र। अभी मैं पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन में था, तो वहाँ एक श्रोता ने कहा कि ये कवि बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। हाँ बताइए। तो मैंने उसको कवि बनने के लिए क्या करना है और कवित्री बनने के लिए मातृशक्ति को क्या करना है, वो दो दोहे में मैंने उनको समझाया जी। तो सुनिए, सुनाइएगा। तो मैंने उनको कहा कि कवि बनने के वास्ते बातें केवल तीन, कवि बनने के वास्ते बातें केवल तीन। अरे गला बीन वाणी शहद, अरे चेहरा हो नमकीन। क्या बात है, बहुत सुंदर। कवियत्रियों ने कहा कि हमें भी बताइए। जब कवियों को बताया तो भाभी जी दौड़ पड़ी पीछे से। और ये स्वदेश जी को समर्पित कर देता हूँ दोहा। हाँ करिए करिए। कि कवियत्री के वास्ते केवल दो ही काम, कविता पढ़ने के लिए जी। कि कवियत्री के वास्ते केवल दो ही काम। अरे मेकअप क्विंटल भर करो, कविता 2.5 ग्राम, कविता 2.5 ग्राम। बहुत सुंदर। तो चलिए अब एक घर पहुंचिए आप। मैं एक गीत पढ़ना चाहता हूं, जो ताजा गीत लिखा हुआ। स्वागत है। काफी दिनों के बाद जब बेटी गांव में अपनी माँ से मिलने आती है, तो माँ की और बिटिया की क्या व्यथा होती है जी। मुद्दतों के बाद मैं यहीं से लिखना शुरू किया। स्वागत है। मुद्दतों के बाद बेटी माँ से मिलने गांव आई। मुद्दतों के बाद बेटी माँ से मिलने गांव आई जी। भाई की आवाज सुनकर भाई को पहचान पाई। वाह वाह वाह। मुद्दतों के बाद बेटी माँ से मिलने गांव आई। लाडली को देखते ही प्रेम का सागर यूं उछला, माँ के मन का वृद्ध पंछी दूर उड़ जाने को मचला। बंद पलकों में खुशी के दीप सब जलने लगे थे, प्रेम के प्यासे परिंदे स्वयं ही पलने लगे। वाह वाह। बीच आंगन में खटोले पर पड़ी माँ फड़फड़ाई। मुद्दतों के बाद बेटी माँ से मिलने गांव आई। मुद्दतों के बाद बेटी भाई से नाराजगी का प्रश्न करना चाहती थी, मौन रहकर उत्तरों से पृष्ठ भरना चाहती थी। जी।
भाई को देखा तो अपना वो लड़कपन याद आया, दर्द का कोई भी आखर कंठ से बाहर न आया। देख कर दुख दर्द माँ का दर्द अपना कह न पाई, मुद्दतों के बाद बेटी माँ से मिलने गाँव आई। रुक न पाए मन के आंसू नैन से झर झर झरे थे, बंद पलकों से निकल कर पांव पर जाकर गिरे थे। आज उसके तन बदन में दो तरह के घाव देखे, क्रोध के संग में खुशी के आते जाते भाव देखे। प्रेम की दीवार गिरने को अचानक भर भराई, मुद्दतों के बाद बेटी आज अपने गांव आई। और इसका आखिरी बंद में पढ़ देता हूँ। स्वागत है। प्रेम वाली एक टहनी हाथ से पकड़े रही वो, बेबसी के बंधनों को इस तरह जकड़े रही वो जी। फिर अचानक स्वप्न बनकर उस जहां में खो गई वो, भाई की बाहों में गिरकर दूर जग से हो गई। वाह वाह। मोह की पगडंडियों पर वो चरौरा लड़खड़ाई, मुद्दतों के बाद बेटी माँ से मिलने गाँव आई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही आंसू आने लगे थे। हमारे कमांडो जी ने जिस मुस्तैदी के साथ में ये कविता सुनाई, मैं समझता हूँ कि एक सच्चा सिपाही ही ये काम कर सकता है कि जो हम मिशन शक्ति की बात करते हैं अपने ही परिवार से, अपने ही घर से, हमें इस मिशन शक्ति की शुरुआत करनी चाहिए। और वह शायद उन्होंने की भी है। जब बेटियों पर कविता पढ़ी और वो मार्मिक कविता पढ़ी तब उनका दर्द दिखाया, और जब पत्नी पर कविता पढ़ी तो पत्नी के साथ में अपना हास परिहास विनोद स्वभाव दिखाया। और जब वो पत्नी को और अपनी ही पत्नी को, ये पॉइंट है, अपनी ही पत्नी को लेकर के जब सतमोला कवियों की चौपाल में पधारे तो उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा मिशन शक्ति कोई कर सकता है तो दिखाओ, और जल्दी से चरौरा नाम की मेरी स्वदेशी यानी स्वदेश चरौरा पत्नी को बुलाओ। बहुत अच्छा आपने बोला। सबसे पहले तो मैं सतमोला और साधना चैनल का नमन करती हूँ जो साहित्य वर्धन का कार्य कर रहा है नित्य प्रति, और हिंदी साहित्य वर्धन कर रहा है जी। तो मैं बात हास्य की कर लेती हूँ, थोड़ा रस परिवर्तन हो जाए। वो आप किए थे, आप उन पे करिए। जी जी जी। देखो आप सभी को पता है कोरोना समय में हम सब क्या करते थे, क्लासें लेते थे तो ऊपर के हिस्से से पहन के और नीचे जो भी कुछ पहन लिया लुंगी पे भी चल जाता था लाइव जूम पर। ये इन दोनों लोगों की व्यक्तिगत राय है, बाकी कभी और व्यक्तिगत राय भी है और बिल्कुल सत्य भी है, किसी और पर भी फिट बैठ सकती है। आप में से देखिएगा, सुनिएगा। एक दिन मैंने पतिदेव से कहा कि प्रिय मुझे एक बात का जवाब आप दीजिए, पैंट से किनारा काहे कर लिया आपने जी, नेकर पे जैकेट को पहना मत कीजिए, अलमारी में टंगी है कब से तुम्हारी पैंट, उन पर प्राणनाथ कभी तो पसीजिए, और जूम पर काव्य पाठ शर्ट दिखनी है प्रिय, तुम इस बात का तनाव मत लीजिए। बहुत सुंदर, शुक्रिया आप सभी का। और इसी का फिर प्रत्युत्तर, सच में तनाव फिर लेना पड़ा मुझको भी, जब पति देव अखबारों में भी छा गए, नेकर पे जैकेट के फोटो लगे देखे जब, जागरण वालों को पसीने तक आ गए, और पूछा जब हमसे कि फोटो किसने दिए थे, इसका जवाब दे तो हम घबरा गए, कवियों ने बात का तमाशा जो बनाया मीत, हंसना तो भूले हम बहुत लजा गए। और इसी श्रृंखला का अंतिम, इतने लजाने से भी बात ना बनेगी मीत, शर्म वाली पोटली में बंद रह जाऊंगी, पति तो सुनाते गीत मंच और चैनल पे, और मैं रसोई में ही कैद रह जाऊंगी, मन के विचार मन में ही घुटते रहे तो
कुछ ना लिखूंगी कुछ कह नहीं पाऊंगी, हास की हिलोर जियरा में दबती रही तो खुद ना हंसूंगी तुमको भी क्या हंसाऊंगी। वाह, वाह, खुद वाह। ना हंसूंगी बहुत तुमको सुंदर, भी क्या बहुत हंसाऊंगी। सुंदर, बहुत सुंदर। और एक अपनी पहचान का छंद पेश करती हूँ अपने समय में ही। हाँ। पद्मावती ने किया जौहर सखिन संग, उन ललनाओं की कहानी लिखती हूँ मैं। पन्ना धाय ने दिया जो बलिदान चंदन का, उस बलिदान की निशानी लिखती हूँ मैं। जी। शेखर भगत और बिस्मिल जैसे वीर, उनके लहू की कुर्बानी लिखती हूँ मैं। बोस की कसम और बाल लाल पाल संग, आजादी बहू की भी जवानी लिखती हूँ मैं। बहुत सुंदर, आजादी बहू की भी बहुत सुंदर। जवानी लिखती हूँ मैं। और एक गजल सुनेगा। यूं अचानक आपको भी मुस्कुराना आ गया, इस तरह शायद हमें भी दिल लगाना आ गया। और बंद हाजिर करती हूँ, शेर हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। बाग में जब बौर आने से फिजाएं खिल उठी, बाग में जब बौर आने से फिजाएं खिल उठी, फिर हमें कोयल के सुर से सुर मिलाना आ गया। बहुत सुंदर, यूं बहुत सुंदर। अचानक आपको भी मुस्कुराना आ गया। और एक शेर और। पंख खोले पंछियों की वो कतारें देख कर, पंख खोले पंछियों की वो कतारें देख कर, आसमां के पार उड़ने का तराना भाग गया। यूं अचानक आपको भी मुस्कुराना आ गया। और समोद जी को पेश करती हूँ शेर। हाँ, हाँ। वो पहल करनी तेरी और देख कर बेबाकपन, वो पहल करनी तेरी और देख कर बेबाकपन, लो हमें भी बात करने का बहाना वाह, बहुत आ सुंदर, गया। यूं अचानक आपको बहुत सुंदर, भी बहुत सुंदर। मुस्कुराना आ गया। और अंतिम मक्ते का शेर हाजिर करती हूँ। जब चरोरा ने सराही मौन रह कर ये गजल, जब चरोरा ने सराही मौन रह कर ये गजल, बेसुरे से कंठ को भी सुर में गाना आ गया। यूं अचानक आपको भी मुस्कुराना आ गया, इस तरह शायद हमें भी दिल लगाना आ गया। शुक्रिया आप सभी का। बहुत सुंदर। आप दोनों लोगों ने बड़े ही मनोविनोद के साथ में एक दूसरे के लिए कविता पढ़ी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आप दोनों की युगल जुड़ी को देख करके अन्य लोगों को भी इस तरह गुनगुनाना आ गया। और आइए चलते हैं, हमारे बगल में एक और भाई बैठा है, वो कह रहे हैं ये मनदीप नहीं, मनदीप तो मैं हूँ। तो आइए बुलाते हैं ऐसे ही मनदीप को कि जो कह रहा है कि मनदीप मैं हूँ। मनदीप यादव को आप सबकी जोरदार तालियों से। नमस्कार सभी दर्शकों को, आप सबको नमस्कार। मसलन सब पहचान से शुरुआत करते हैं, पर मैं 4 लाइनें रखता हूँ और आप मेरी विचारधारा समझें। कहता हूँ कि मत पूछो पहचान मेरी, मत पूछो पहचान मेरी, मुझ में कुछ बाकी नहीं है। मत पूछो पहचान मेरी, मुझ में कुछ बाकी नहीं है। मैं एक इंसान हूँ और मेरे लिए काफ़ी यही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं अपनी कविता पे आता हूँ। और ये कविता मात्र एक शब्दों का संकलन नहीं है, ये एक दृश्य है जी। इस दृश्य से जुड़े ये कविता जो है नेताजी के नज़रिए से लिखी गई है कि अगर नेताजी की जो जर्नी थी, कैसे उन्होंने देश को आज़ाद कराया, वो पूरा सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ। स्वागत है। जब भारत की शीतल गंगा में गुलामी का विष घोल दिया था, हवाएं हमारे आजाद भारत की फिरंगियों ने कैद किया था, तब बंगला की धरती पर सुभाष नाम ने जन्म लिया था। फिरंग हुकूमत चहुदिशाई थी, बीमार गरीब लाचार था भारत मेरा, खुशियां सबकी हड़प गई थी।
यूं व्यथा देख अपने भारत की। संकल्प लिया था उस दिन मैंने जो, विश्व में अब वो गान चला है। सौगंध मुझे उस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध मुझे उस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सब सुर मैं भूल गया था, सब सुर मैं भूल गया था, एक ही सुर था आजादी। छोड़ आईसीएस, छोड़ आसरा, राग रागिनी मैं सब भूल गया था। काबुल, रशिया, जापान के रास्ते विश्व भर में घूम गया था। और शाहनवाज संग सैगल ढिल्लो, आजाद हिंद फौज बनाकर एक सौदा सबसे मान लिया था। है खून के बदले आजादी या सुनकर सबने साथ दिया था। फिर हम देंगे खून, हम देंगे खून, यही शब्द सुनाई देते थे। शाबाश शेर, बहुत सुंदर। और तब हिटलर ने भी नेताजी कहकर सम्मान दिया था। और माउंट बेटन ने भी आजादी नेताजी से है यह मान लिया था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आगे सुनिए कि नेताजी की मृत्यु पर जो सवाल उठते हैं। सुनिए कि मृत्यु मेरी कहां हुई, उनके नजरिए से सुनिए कि मृत्यु मेरी कहां हुई, स्थान दिनांक विमान कौन सा, इस पुष्टि का क्या हल होगा। सब अनित्य है, सब नश्वर है, ये प्रयास तुम्हारा विफल होगा। इस पे न तुम सवाल करो, मैं अमर बोस सुभाष हूं, न मनुष्य मैं विचार हूं, संस्कार हूं, विश्वास हूं, मैं अमर बोस सुभाष हूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मेरे भाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और नेताजी की तरफ से एक उनका दुख है, वो सुने जी। उनका कहना है कि आज का जो सच है, आज की जो दशा है, उस पर सुने कि एक स्वप्न जो हमने देख लिया था भारत को अव्वल बनाने का, देश को आजाद कराया, तो उनका एक सपना था कि भारत को हम आसमान तक पहुंचाएंगे, ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। एक स्वप्न जो हमने देख लिया था भारत को अव्वल बनाने का, दिया रक्त था, प्राण दिया था, नींद दी थी, ख्वाब दिया था, जवानी दी थी, रवानी दी थी, आजाद भारत का स्वाद दिया था, संपूर्ण जीवन का ताज दिया था। तुमने क्या ये हश्र किया, आज का सच, तुमने क्या ये हश्र किया। दी असच्छता, दी अज्ञानता, निर्भया दी, गरीबी दी, रिश्वतखोरी सा पाप दिया, अनपढ़ अमीरों ने राज किया, पढ़े लिखों को बेसाज किया, वर्दियों में चोर दिया, मसला मजहबी भी दिया। तुमने बहुत सुंदर, क्या ये हश्र किया, बहुत सुंदर। तुमने क्या ये हश्र किया, हमने तो बलिदान दिया, हमने जीवन दान दिया, तुमने क्या ये हश्र किया। सच आपके सामने है और निर्णय आपके हाथ में। बहुत सुंदर। ये कलम बस आपसे ये बात कहना चाहती है कि आजादी मात्र एक शब्द नहीं है, आजादी एक विचार है, आजादी एक संस्कार है, आजादी एक सीख है अपने सपनों के लिए लड़ने का, कुछ कर गुजरने का, हदें पार करने का। ऐसे कृतित्व से जो नेताजी एक व्यक्तित्व बने और उस अपने परम और घोर कृतित्व से आज के दौर में विचार बनकर सदैव के लिए वर्तमान हो गए, ऐसे व्यक्तित्व को आइए हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत सुंदर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मैं कहूँ तो 23 जनवरी को पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व उनको उनके सत्कर्मों के लिए याद करता है और याद करता रहे। समय की सीमाओं में बंधे होने के कारण इस एपिसोड को यहीं पर पूरा करते हैं।
नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। ये थी सतमोला कवियों की चौपाल। आज सतमोला कवियों की चौपाल में आपने देश के लब्ध प्रतिष्ठित कवियों को सुना और देखा। आपको उनकी कविताओं को सुन करके मनन करना पड़ेगा। ये मैं निश्चित रूप से मैं दृढ़ निश्चय होकर के बात कह रहा हूँ। चाहे वो राजेश चेतन जी थे, चाहे वो प्रीति त्रिपाठी थे, चाहे वो हमारे उस्ताद शायर चाचा मंगल नसीम जी हों, ऐसे कवियों को सुन करके यदि आपके अंदर दिल में हलचल ना हो या आपके अवचेतन को उसने हिलाया ना हो तो इस कार्यक्रम को तैयार करना ही मैं व्यर्थ समझूंगा। निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि आपके अवचेतन में कहीं ना कहीं इन एपिसोड्स ने आपको दस्तक दी होगी। और यदि आप भी नवांकुर कवि हैं, आप कलम चलाना जानते हैं लेकिन आपको मंचों का अभाव है, आप टीवी तक आपकी पहुंच नहीं हो चुकी है, तो प्रथम सीढ़ी के रूप में सतमोला कवि की चौपाल आपके सामने उपस्थित है। एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म। सतमोला कवि चौपाल में आप 5 वर्ष के सदस्य बने। ये केवल टीवी प्लेटफॉर्म देने का नहीं है, कार्यशाला का भी कार्यक्रम है। आपको हम कविता की कलम की धार पैनी करना सिखाते हैं। हमारी अलग अलग वर्कशॉप भी होती हैं, उसमें आप आएँ। प्रमुख कवि आपको सिखाएंगे। आप हमारे टीवी चैनल से जुड़े, 5 वर्ष के सदस्य बने, 6-6 महीने के अंतराल में आप काव्य पाठ करते रहें। केवल हिंदी नहीं, सभी भारतीय भाषाओं के कविता, केवल कविता नहीं, कहानी पाठ यानी स्टोरी टेलिंग भी हमारे कार्यक्रम में होती है और सभी भारतीय भाषाओं की होती है। इसमें आप जुड़ेंगे। आप यदि हमारे साथ इन श्रेष्ठ कवि गुरुओं के साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे शो के माध्यम से, तो टीवी स्क्रॉल पे चल रहा नंबर 9711182183 9711182183 पर आप हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, नॉर्मल कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं नहीं तो मेरी टीम आपसे संवाद करेगी, आपके साथ बातचीत करके आपको सदस्य बनाएगी। तो मिलते हैं अगले रविवार और श्रेष्ठ कवियों के साथ, नवांकुरों के साथ सतमोला कवियों की चौपाल में। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।